ये छात्रों, आज मैं आप लोगों को विधि शास्त्र का एक प्रमुख बिंदु ऐतिहासिक विधि विचार शाखा यानी कि हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में चर्चा करूंगा। यह आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं। विश्लेषणात्मक विधि विचार शाखा के समान ही ऐतिहासिक विधि विचार शाखा भी प्राकृतिक विधि के विचार शाखा के विरुद्ध प्रारंभ हुई थी, जिसका मानना था कि विधि बनाई नहीं जाती है बल्कि विधि रूढ़ एवं प्रथाओं के माध्यम से विकसित होती है। इस प्रकार ऐतिहासिक विधि विचार शाखा के प्रमुख विचारकों में सैवनी, मॉन्टेस्क्यू, बर्क, हीगल एवं सर हेनरी मेन आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। ऐतिहासिक विधि विचार शाखा प्राकृतिक विधि के कल्पनावाद से ऊपर उठकर विधि के विकास पर अधिक बल देता है। इसके अनुसार विधि के संदर्भ में निम्नलिखित विचारधाराएं थीं। नंबर 1, विधि बनाई नहीं जाती है बल्कि यह समाज में अपने आप विकसित होती है। नंबर 2, रूढ़ एवं प्रथाएं विधि से पूर्व में ही होती हैं। नंबर 3, विधि समाज के लोगों के चेतना का परिणाम होता है। नंबर 4, विधि में शास्ति या दंड के बजाय नैतिक बल ज़्यादा होता है। यह नैतिक आदेश न होकर समाज का दबाव होता है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि इस समय प्राकृतिक विधि के विरुद्ध एक सशक्त प्रतिक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। ऐतिहासिक विधि विचार शाखा के विचारक जर्मनी से संबंधित थे, जिनमें प्रमुख विचारकों के विचार निम्नलिखित हैं। जैसे मॉन्टेस्क्यू के विचार की अगर चर्चा करें हम, तो मॉन्टेस्क्यू ऐसा पहला विचारक है जिसके विचारों में ऐतिहासिक विचारधारा की झलक प्राप्त होती है। इसके अनुसार विधि केवल तर्क या विवेक का परिणाम नहीं होता है बल्कि उसके पीछे कार्य एवं कारण संबंध होता है। अतः विधि के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक निरीक्षण करना अति आवश्यक है। अब यदि एडवर्ड बर्क की बात करें तो एडवर्ड बर्क महोदय के अनुसार विधि अमूर्त विचारों एवं कल्पना पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि विधि का विकास एक क्रमिक एवं जैविक प्रक्रिया है। अतः उसकी अवधारणा विकास के क्रम में होना चाहिए। कार्ल फ्रेडरिक सेविनी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्ल फ्रेडरिक सेविनी जो हैं उन्हें ऐतिहासिक विचारधारा का पिता माना जाता है। कार्ल फ्रेडरिक सेविनी बर्लिन विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे। उन्हें ऐतिहासिक विचार शाखा का जनक भी माना जाता है। सेविनी के अनुसार उनके पूर्ववर्ती विचारकों वर्क, ह्यूगो एवं मॉन्टेस्क्यू से उनके विचार प्रेरित हैं। उन्होंने इस विचार शाखा के संदर्भ में प्रमुख विचार जन चेतना का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ वाकजिस्ट का प्रतिपादन किया है। उनकी प्रमुख पुस्तकों में द लॉ ऑफ पजेशन, द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न रोमन लॉज, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉज आदि प्रमुख हैं। अगर हम बात करें सेविनी के सिद्धांत की, तो सेविनी के जो सिद्धांत हैं अगर उसकी बात करें तो सेविनी ने जो अपना सिद्धांत दिया है उसमें सेविनी कहते हैं कि विधि एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है तथा इसका निर्माण करना, इसका संहिताकरण करना मूर्खता है, क्योंकि इस विकासशील समाज में विधि स्थिर न होकर गतिशील है और गतिशील होने के कारण निरंतर विधियां परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे समाज परिवर्तित होता रहता है वैसे विधियां भी परिवर्तित होती रहती हैं। यही कारण है कि सेविनी संहिताकरण का विरोध करते हैं। अगर इस विधि का संहिताकरण कर दिया जाए तो उसकी गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि सेविनी ने जब जर्मनी की विधियों का संहिताकरण प्रोफेसर थिबार्ट द्वारा की जा रही थी तो सेविनी उसका विरोध करते हैं। सेविनी के अनुसार विधि की उत्पत्ति प्राचीन रूढ़ियों एवं परंपराओं से होती है। उनके अनुसार विधि राज्य के साथ उत्पन्न होती है, उसके विकास के साथ विकसित होती है तथा जब राज्य नष्ट हो जाता है तब विधियां भी समाप्त हो जाती हैं। अब जो सेविनी का प्रमुख सिद्धांत है वो लोक चेतना का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ वाकजिस्ट है।
लोक चेतना के सिद्धांत के बारे में सैवनी कहते हैं कि लोक चेतना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सैवनी के अनुसार विधि लोक चेतना का परिणाम होती है। विधि बनाई नहीं जाती है, बल्कि यह समाज के लोगों के उच्चतम सोच एवं आदर्श चेतना द्वारा उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि विधि सार्वभौमिक न होकर क्षेत्रीय संबंधों पर आधारित होती है। प्रत्येक समाज की विधियां अपने ऐतिहासिक एवं भौगोलिक वातावरण के अनुसार ही उत्पन्न होती हैं तथा एक समाज की विधि दूसरे समाज की विधि के समान नहीं हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि एक समाज की विधि दूसरे समाज की विधि के समान हो। जिस प्रकार की एक पेड़ के सभी पत्ते अलग अलग होते हैं, उसी प्रकार हर समाज की विधि भी अलग अलग होती है। अब अगर सैवनी के सिद्धांत की विशेषता की बात की जाए तो सैवनी के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विधि निर्मित नहीं की जाती है, बल्कि यह जन समुदाय में विद्यमान रहती है। इसका विकास धीरे धीरे होता है, जिस प्रकार शरीर का विकास होता है। नंबर 2, विधि के निर्माण में विधायकों की अपेक्षा अधिवक्ताओं का अधिक योगदान होता है, क्योंकि विधि का वर्णन उन्हीं के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, विधि का स्वरूप सार्वभौमिक नहीं होता है, बल्कि वह क्षेत्र राष्ट्र विशेष के आधार पर विकसित होती है। नंबर 4, विधि में दंड का बल न होकर सामाजिक दबाव का बल होता है, जिससे उसका पालन किया जाता है। यानी सोशल बाइकाट के कारण विधि का पालन किया जाता है, न कि पनिशमेंट के कारण विधि का पालन किया जाता है, सैवनी कहते हैं। नंबर 5, विधि के निर्माण के समय उसके ऐतिहासिकता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पूर्व में कैसी विधि विद्यमान थी। नंबर 6, सैवनी के अनुसार विधि स्थायी प्रकृति की नहीं होती है, बल्कि विधि गतिशील होती है। यह समाज के साथ पैदा होती है और जब समाज समाप्त हो जाता है यानी राज्य समाप्त हो जाता है तो विधियां भी नष्ट हो जाती हैं। लेकिन अन्य अनेक विचारकों के समान ही सैवनी के विचारों की भी आलोचना की जाती है। सैवनी के विचारों की आलोचना करते हुए कहा जाता है कि सैवनी का विचार जर्मन भावनाओं के अनुकूल होते हुए भी उनमें काल्पनिकता और भावुकता का अधिक अंश है। यही कारण है कि उनकी आलोचना की गई है। नंबर 1 जो उनकी आलोचना की गई है वह यह है कि सैवनी कहते हैं कि विधि लोक चेतना का परिणाम है। इसके विरोध में एलेन ने कहा है कि सैवनी का कथन रोमन एवं यूरोपीय विधि के संदर्भ में लागू होता है, यह भारत के संदर्भ में लागू नहीं होता है। नंबर 2, विधि अधिवक्ताओं के विचार से ही प्रेरित नहीं होती है। ये आलोचना किया है प्रोफेसर ग्रे ने। उन्होंने कहा है विधि का निर्माण न्यायाधीशों द्वारा किया जाता है। नंबर 3, हालांकि सैवनी के विचार कल्पना के विरुद्ध पैदा हुआ था, लेकिन उनके लोक चेतना का विचार स्वयं कल्पना पर ही आधारित है। जैसे लोक चेतना में वो कहते हैं ना कि जनता की उच्चतम सोच होती है, तो उच्चतम सोच अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन उसको अच्छाई के रूप में देखते हैं। ये भी एक कल्पना ही है। नंबर 4, सभी विधियां लोक चेतना का परिणाम नहीं होती हैं। अनेक विधियां संघर्ष के कारण भी बनती हैं। उदाहरण के लिए मजदूरों से संबंधित जो विधियां बनी हैं वो संघर्ष के कारण बनी हैं। आगे आलोचना करते हुए कहा जाता है अनेक विधियां शासक द्वारा स्वयं की सुरक्षा के लिए भी बनाई जाती हैं। जैसे दास्ता से संबंधित कानून जो था वो राजा अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था। अगली आलोचना करते हुए कहा गया कि सैवनी ने प्रथाओं और रूढ़ियों को विधि से पूर्व माना है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि उन्हें क्या कहा जाए जो विधियां उत्पन्न होने वाली समस्या के लिए निर्मित किया जाता है। अगर विधियां पहले विधि से पूर्व रूढ़ी और प्रथाएं थीं, तो जो नई नई समस्याएं आती हैं उनके लिए कानून बनाया जाता है, क्या उन्हें विधि नहीं कहा जाएगा? इस प्रकार तमाम आलोचनाओं के बावजूद सैवनी के विचार ने आगे कई विचारकों का पथ प्रदर्शन किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सैवनी एक महान विचारक था। अब हम सैवनी और ऑस्टिन के विचारों की समानता अगर देखें तो सैवनी और ऑस्टिन दोनों विधि शास्त्र के इतिहास में अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। एक ने इंग्लैंड में विश्लेषणात्मक विचारधारा की नींव रखी, तो दूसरे ने जर्मनी में ऐतिहासिक विचारधारा का सूत्रपात किया। जहां एक और ऑस्टिन मानता है कि विधि संप्रभु का समादेश है, वहीं सैवनी के अनुसार विधि राज्य के साथ उत्पन्न होती है, राज्य के साथ विकास उसका होता है, तथा जब राज्य नष्ट हो जाता है तब विधि का भी विनाश हो जाता है।
इस प्रकार दोनों के विचारों में हम समानता निम्नलिखित देख सकते हैं। नंबर 1, सैवनी ने विधि को लोक चेतना का परिणाम माना है, वहीं ऑस्टिन इसे संप्रभु का समादेश मानते हैं। नंबर 2, सैवनी का सिद्धांत समाजशास्त्रीय विचारधारा पर आधारित है, वहीं ऑस्टिन इसे विवेक एवं तर्क पर आधारित मानते हैं। नंबर 3, ऑस्टिन विधि को राज्य की उपज मानते हैं, यानी राज्य के द्वारा ही विधि बनाई जाती है, वहीं सैवनी इसे राज्य से भी पहले मानते हैं। नंबर 4, ऑस्टिन दंड को विधि का आधार मानते हैं, क्योंकि जब विधि का पालन नहीं किया जाएगा तो प्रभु दंडित करेगा, परंतु सैवनी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि सोशल बाइकाट यानी सामाजिक दबाव के कारण ही विधि का पालन किया जाता है। इस तरह से हम अगले विचारक की ओर बढ़ते हैं, जो ऐतिहासिक विचारधारा का प्रमुख विचारक है, उसका नाम है सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन की अगर बात करें तो सर हेनरी मैन विधि शास्त्र के महान विद्वान थे। उनकी विद्वता के बारे में कहा जाता है कि तमाम विरोध के बावजूद भी उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया। उस समय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में बड़ा आपसी मतभेद चलता था, इसलिए दोनों के जो प्रोफेसर थे एक दूसरे में जाना भी पसंद नहीं करते थे। इसके बावजूद भी सर हेनरी मैन को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया गया, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे। वो भारत की भी यात्रा किए थे तथा गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य भी भारत में नियुक्त किए गए थे। अब सर हेनरी मैन के अगर पुस्तकों की बात करें तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं द एंशिएंट लॉ, विलेज कम्युनिटी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। अब सर हेनरी मैन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। सर हेनरी मैन विधि शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता थे। उन्होंने पहली बार विधि का तुलनात्मक अध्ययन किया था, क्योंकि सर हेनरी मैन कई देशों की यात्रा किए थे, कई देशों की विधियों का अध्ययन किए थे, तो उन्होंने हर देश के विधियों का आपसी तुलनात्मक अध्ययन किया था तथा विधि का भौगोलिक एवं क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन किया। इस संदर्भ में उन्होंने भारत की विधियों का भी अध्ययन किया था। सर हेनरी मैन के अनुसार समाज दो प्रकार का होता है, एक स्थिर समाज होता है और दूसरा गतिशील समाज होता है। उनके अनुसार गतिशील समाज में विधि एवं शासन 4 अवस्थाओं से गुजरता है। पहली अवस्था जो होती है, जब विधि प्रथम चरण में होता है, तब वह व्यक्तिगत आदेश द्वारा प्रारंभ होता है तथा इस समय ऐसा आदेश देने वाला राजा कहा जाता है तथा उसके आदेश को ईश्वर का आदेश माना जाता था। दूसरा चरण में राजा का आदेश जो होता था निरंतर लागू होते होते वो रूढ़ि बन जाती है। तीसरे चरण में राजा का स्थान, पहले राजा अकेले होता था, अब राजा का स्थान कुछ निश्चित लोग ले लेते थे और कुछ निश्चित लोग ग्रहण कर लेते थे तथा उनके द्वारा विधि बनाई जाती थी। और चौथा चरण जो है उसमें अल्पसंख्यक के विरुद्ध बहुसंख्यक समुदाय द्वारा विरोध कर दिया जाता है और इसके पश्चात विधि का संहिताकरण होता है, यानी जो चंद लोग 10-20 लोग जो राजा बनकर कानून बनाते थे उनके विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है और विद्रोह करने के बाद कानून का संहिताकरण होता है, कानून लिखा जाता है। आप कार्ल मार्क्स की थ्योरी को भी पढ़ेंगे तो उनमें भी इस तरीके की बातें दी गई हैं। इस प्रकार चौथे चरण के पश्चात समाज स्थिर समाज बन जाता है, तब विधि का विकास रुक जाता है एवं उस समय विधि का विकास निम्नलिखित के द्वारा होता है, यानी तब विधि का विकास वैधानिक परिकल्पना के द्वारा होता है, साम्या के द्वारा होता है और विधायन के द्वारा होता है, कानून बनाकर होता है। सैवनी ने समाज के विकास को 2 चरणों में बांटा है। एक है परिस्थिति से संविदा की ओर, यानी स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा उन्होंने बांटा है संविदा से परिस्थिति की ओर, यानी कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस। एक एक कर हम लोग चर्चा करेंगे। परिस्थिति से संविदा की ओर, सर हेनरी मैन के अनुसार समाज में परिवर्तन के साथ साथ विधि में भी परिवर्तन हो रहा है, परंतु वे यह नहीं मानते कि विधि का परिवर्तन हमेशा बुरे से या अच्छे से अच्छे की ओर हो रहा है। उनके अनुसार समाज में परिवर्तन के साथ साथ लोगों के वैधानिक स्थिति जैसे विधिक अधिकार, कर्तव्य, विशेषाधिकार का निर्धारण संविदा के माध्यम से किया जाने लगा। परिस्थिति से संविदा की ओर अग्रसर होने के परिणाम स्वरूप ही रोम में दासों का उद्धार हुआ तथा इंग्लैंड में महिलाओं की दशाओं में परिवर्तन एवं सुधार हुआ।
अब हम संविदा से प्रास्थिति की ओर यानी कॉन्ट्रैक्ट से स्टेटस की ओर बात करेंगे। सर हेनरी मैन कहते हैं कि लेकिन पुनः समाज में अब वर्तमान काल में पुनः व्यक्ति संविदा से प्रास्थिति की ओर अग्रसर हो रहा है। उदाहरण के लिए औद्योगिक इकाइयों में व्यक्ति कार्य स्वयं संविदा करके नहीं करते, बल्कि उनके वेतन भत्ते पेंशन पूर्व से ही निर्धारित कर दिए जाते हैं। यानी कंपनी वाले पहले से ये निर्धारित कर देते हैं कि मैनेजर का वेतन कितना होगा, उनका भत्ता कितना होगा। यदि उन्हें ऐसा करना उचित प्रतीत होता है तो वो काम करते हैं, या उन्हें लगता है कि इतने वेतन पर मुझे काम करना चाहिए तो करते हैं, अन्यथा वो काम नहीं करते हैं। यानी कि संविदा से प्रास्थिति का निर्माण होता है, पहले से वो फिक्स होता है। अगर आपको उन शर्तों पर संविदा करना है तो करिए, अन्यथा आप काम मत करिए। अब हम सैवनी एवं सर हेनरी मैन के विचारों की चर्चा करेंगे कि दोनों में क्या समानता है। तो सैवनी एवं सर हेनरी मैन दोनों ही ऐतिहासिक विचार शाखा के विचारक हैं। जहाँ सैवनी रूढ़ि प्रथाओं के समर्थक हैं एवं संहिताकरण का विरोध करते हैं, वहीं सर हेनरी मैन संहिताकरण के पक्ष में विचार देते हैं। नंबर 2, सैवनी तुलनात्मक विचार शाखा पर बल नहीं देते हैं, लेकिन सर हेनरी मैन तुलनात्मक विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उस पर बल देते हैं। नंबर 3, सैवनी विधानमंडल द्वारा विधि निर्माण का विरोध करते हैं, पर सर हेनरी मैन विधानमंडल द्वारा विधि बनाने को मान्यता प्रदान करते हैं। जहां सैवनी एवं ऑस्टिन प्राकृतिक विधि का विरोध करते हैं, वहीं हेनरी मैन प्राकृतिक विधि के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। वो इस विषय पर तटस्थ हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत में ऐतिहासिक विधि की क्या प्रासंगिकता है। क्या भारत में ऐतिहासिक विचारधारा को मान्यता दी गई है? तो भारत में ऐतिहासिक विचार शाखा का विधि पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि भारत में धार्मिक मान्यताएं, रीति रिवाज एवं रूढ़ि तथा प्रथाएं, परंपराएं प्राचीन काल से विधि के रूप में प्रचलित थीं तथा आज भी उनको विधियों में उचित स्थान प्राप्त है। जिस प्रकार हिंदुओं में हिंदू विधि तथा मुस्लिमों में मुस्लिम विधि लागू होता है, परंतु यहाँ विधायन एवं संधियों न्याय साम्य को विधि के रूप में उचित स्थान प्रदान किया जाता है। यानी कि फिर भी विधायन को, संधियों को, न्याय साम्य को भी भारत में उचित स्थान प्रदान किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक विचार शाखा विधि की उत्पत्ति, विकास एवं रूढ़ियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। साथ ही वह विधि के तुलनात्मक अध्ययन के लिए भी समाज को प्रेरित करता है। ऐतिहासिक विधि विचार शाखा से प्रभावित होकर ही आगे समाजशास्त्रीय विचारकों ने समाजशास्त्रीय एवं यथार्थवादी विचारधाराओं की नींव रखी है। यानी इससे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है और इसके कारण ही समाजशास्त्रीय विचारधारा और यथार्थवादी विचारधाराओं ने अपना विकास किया है। तो इस तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विधि विचार शाखा के बारे में पूरी समझ, पूरा ज्ञान आप लोगों ने अर्जित कर लिया होगा और इसका उचित उपयोग आप लोग समय पर करेंगे। धन्यवाद।